गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्लास। तो जियोग्राफी में हमने दो क्लास लिए थे, जिसमें आपको बताए थे निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। और फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे भूगोल क्या है, भूगोल का कहाँ कहाँ पर वर्णन होता है, भूगोल में भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, और भूगोल का जनक बताए थे, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल बताए थे। जिसमें से मानव भूगोल का पिता जिसे कहा जाता है वो जर्मन के रेडजल साहब को कहा जाता है, और भौतिक भूगोल का पिता हम्बोल्ट साहब को कहा जाता है। जिसमें से आज पहला चैप्टर, क्लास 12 का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो आपका जियोग्राफी, सबसे पहले भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज साहब को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज, एक सवाल पूछा जाता है, क्या भूगोल का जनक किस देश को माना जाता है? भूगोल का जनक किस देश को माना जाता है? यानी आपका हो जाएगा यूनान। भूगोल का जनक यूनान को माना जाता है, परंतु उनका पिता जो है, उनका पिता इरेटोस्थनीज साहब को कहा जाता है। तो आज ऑब्जेक्टिव क्लास है, तो लिखा हुआ है भाग ए, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। सबसे पहला बात है, मानव भूगोल क्या है? व्हाट इज ह्यूमन जियोग्राफी? मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें हम मानव और प्राकृतिक दोनों मिलकर एक आपसी सहयोग से एक संबंध बनाकर काम करते हैं। हालांकि यह आपको हम क्लास में करवा चुके हैं, तो इसीलिए आज ऑब्जेक्टिव और आने वाले यानी सेशन में आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? सबसे पहले बात आपको बताए थे निश्चयवाद क्या है। पहला बात है निश्चयवाद क्या है। देखिए, निश्चयवाद आपको बताए थे, क्या निश्चयवाद जिसमें मानव स्वतंत्र नहीं था और प्रकृति पर निर्भर होकर सभी अपना कार्य किया करते थे, जिसमें मानव को प्रकृति का दास बताया गया है। और यह कथन रेडजल की शिष्या कुमारी सैंपल ने दी थी। और इसी में निश्चयवाद संकल्पना में बताया गया किस घटक को, किस कंपोनेंट को महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपका हो जाएगा प्राकृतिक। और मानव घटक, देखिए मानव आपका किसमें? संभववाद या संभावनावाद। उसमें क्या है? मानव पूर्ण रूप से आजाद था, वह प्रकृति में छेड़छाड़ करके अपना स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य था। और यही बात है प्राकृतिक घटक और मानव घटक में। और एक था नव निश्चयवाद। निश्चयवाद तो आपका बता दिए। और नव निश्चयवाद जिसे क्या कहा जाता है? रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। रुको और जाओ, वेट एंड गो निश्चयवाद भी कहा जाता है। जिसका जनक है आपका फ्रेडरिक साहब। तो आपका हो गया ये निश्चयवाद का। और मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेडजल साहब हो गया। और नव निश्चयवाद का हो गया आपका अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर और विडाल डी लावलास और अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर दोनों जो है आपका नव निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, उसका जनक था। और नव निश्चयवाद क्या है? देखिए, नव निश्चयवाद में बताया गया है कि मानव और प्रकृति दोनों पूर्ण रूप से आजाद है, परंतु मानव उस समय प्रकृति पर अपना बदलाव, प्रकृति पर छेड़छाड़ करने के योग्य हो सकता है जिस समय मानव और प्रकृति एक दूसरे के अंतर संबंध में हो, और मानव अपना इस तरह से प्रकृति पर छेड़छाड़ करे ताकि आने वाले समय यानी आने वाले कल यानी सतत पोषणीय विकास का भी यहाँ बात हो रहा है। क्योंकि सतत पोषणीय विकास क्या है? यानी हम जो अभी संसाधन या रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले जनरेशन भी उस संसाधन का उपयोग करे। उस ध्यान से अभी का संसाधन का उपयोग करना अनिवार्य है। अन्यथा हमारे आने वाले जनरेशन, जो भी हमारे आने वाले पीढ़ी है, वो इस संसाधन को का लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए नव निश्चयवाद बताया गया है मानव प्रकृति का दास था, और मानव कोई भी बदलाव नहीं कर सकता था प्रकृति पे, बल्कि प्रकृति के अनुसार ढल जाने की प्रक्रिया को ही निश्चयवाद कहा जाता है। और नव निश्चयवाद हो गया आपका संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद भी बताए थे, क्या मानव पूर्ण रूप से आजाद है, वह प्रकृति पर छेड़छाड़ करके वह आजादी जीवन जीने के योग्य है। और नव निश्चयवाद में बताया गया है निश्चयवाद और संभावनावाद, जिसे संभववाद भी कहा जाता है। निश्चयवाद में बताया गया था और संभववाद के बीच के
मार्ग का अध्ययन को नवनिश्चयवाद कहा जाता है और इसका जनक है अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर और विडाल डी लाप्लास। और अगला है आपका पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहला बात, पर्यटन भूगोल क्या है? जब कोई भी एक देश से या कोई भी एक स्थल से दूसरे स्थल पर व्यक्ति जब घूमने घूमने के योग्य से जाता है तो उस जहाँ पर वह व्यक्ति जाता है वहाँ का आर्थिक क्रिया, सभी प्रकार का क्रिया उससे रिलेटेड होता है। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जा रहा है घूमने तो वहाँ का लोगों को रोजगार मिला, रोजगार परिवहन का अधिक डिमांड हुआ, इसीलिए पर्यटन भूगोल आपका हो गया आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी पैसा रुपया का बात कर रहा है पर्यटन भूगोल आपका। और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। देखिए सामाजिक भूगोल होता है लिंग का भूगोल, अवकाश का भूगोल, चिकित्सा भूगोल, जैसे हो गया आपका समाज से जुड़ा हुआ। जैसे सामाजिक भूगोल में हो गया आपका समाज के अंदर से जुड़ा हुआ जो भी कल्चर या बोल सकते हैं वातावरण है, वो आपका सामाजिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। और चौथा नंबर है कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल है क्योंकि इससे रुपया पैसा जनरेट होता है। औद्योगिक भूगोल, हम कोई भी उद्योग धंधा का स्थापना क्यों करते हैं, इंडस्ट्री का हम बोल सकते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री को हम किस उद्देश्य से उसका स्थापित करते हैं, क्या हमको कुछ इनकम जनरेट हो। और पर्यटन भूगोल, आपको पर्यटन भूगोल दूसरा क्वेश्चन में था, पर्यटन भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो हो गया आपका आर्थिक भूगोल। यह क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, यानी सैन्य भूगोल। देखिए आपका सैन्य भूगोल आप बोलिएगा क्या है? देखिए सैन्य भूगोल एक प्रकार का राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। 5वां नंबर है प्रेरित से आप क्या समझते हैं? प्रेरित से आप क्या समझते हैं? आपका आंसर हो जाएगा घास का मैदान। आपका आंसर हो जाएगा घास का मैदान। देखिए प्रेरित और वन मरुस्थल, हालांकि आपका कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में ही स्थित है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। प्रेरित से आप क्या समझते हैं? घास का मैदान। छठा नंबर है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। सबसे पहला बात क्या है? देखिए हम भूकंप जब आता है, जैसे भी कोई भी शोर शराबा होता है तो उसको किससे मापते हैं? हर्ट्ज से, यानी एचजेड से। तो मात्रात्मक क्रांति वही बोल रहा है। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? आपको थ्योरी क्लास में बताए थे मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है। अगला है आपका कौन सा पुस्तक हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया? सबसे पहला बात, हम्बोल्ट कौन था? भौतिक भूगोल का पिता हम्बोल्ट साहब थे। और हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है कास्मास, एक पुस्तक है जिसमें कि पृथ्वी का भौतिक वातावरण का वर्णन किया गया है इसमें। और 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8वां नंबर है कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए संभववाद तो है, मानवतावाद भी है, प्रत्यक्षवाद भी है, परंतु समुद्र विज्ञान नहीं है। क्योंकि यह देखिए मानव भूगोल का बात कर रहे हैं और समुद्र विज्ञान आपका भौतिक भूगोल में आ रहा है, इसलिए आपका नंबर सवाल, इसीलिए वह समुद्र विज्ञान आपका भौतिक भूगोल से हो जाएगा, न कि मानव भूगोल से होगा। अगला 9 नंबर है आपका फेवरे संबंधित है। आपको बताए थे थ्योरी क्लास में क्या संभववाद क्या होता है, और नियतिवाद भी बताए थे जिसे निश्चयवाद भी कहा जाता है। देखिए फेवरे संबंधित है संभववाद से। आपको बताए थे फ्रांस के लुसियन फेवरे और विडाल डी लाप्लास संभववाद का जनक कहा जाता है। फ्रांस का लुसियन फेवरे और विडाल डी लाप्लास साहब को संभववाद का जनक कहा जाता है। और यही आपका नवनिश्चयवाद अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर, अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर साहब को संभववाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का पिता कहा जाता है। अगला 10 नंबर है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सबसे पहला बात, लिंग भूगोल क्या है? लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल है। आपको बताए थे लिंग भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल भी समाज से संबंधित है, तो ये सामाजिक भूगोल का है। और यहाँ पूछ रहा है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो आपका हो जाएगा सैन्य भूगोल। आप बोलिएगा कैसे, तब ये क्या है?
देखिए आपका सैन्य भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। सैन्य भूगोल एक प्रकार का राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आपका, क्या मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेडजल साहब को। रेडजल साहब को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? सबसे पहला बात, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? कुमारी सेम्पुल ने, जो कि कौन था? रेडजल की शिष्या। इन्होंने और एक कथन भी दी थी। क्या दी थी? मानव प्रकृति का दास है, इसका कथन था, जो कि यह कथन आपका निश्चयवाद से डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से वह आपका जो भी यह कथन दिया है, क्या मानव प्रकृति का दास है, यह निश्चयवाद में प्रत्यक्ष रूप से सुटेबल है। और इन्होंने बोला था, क्या मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है, इनका कथन था। और 13 नंबर है, कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए मानव भूगोल से रेडजल साहब भी हैं, कुमारी एलन सैंपल साहब भी हैं, क्योंकि कुमारी एलन सैंपल साहब ने ये दिया है। मानव भूगोल और हंटिंगटन ये भी है, बर्ट्रैंड रसल ये नहीं है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक। क्यों? परिभाषा में ही लिखा हुआ है भाई, क्योंकि संभववाद को संभावनावाद भी कहा जाता है। इसमें मानव पूर्ण रूप से आजाद है। क्या प्रकृति पे बदलाव कीजिए, आप स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य हैं और आपने उस प्रकृति पर उस तरीके से बदलाव कीजिए ताकि प्रकृति पर भी हानि न पहुंचे, तो इसे ही संभववाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? देखिए आपको बताए थे अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर साहब जो थे, उन्होंने नव निश्चयवाद का संकल्पना को प्रस्तुत किया और नव निश्चयवाद को ही रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। देखिए नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? आपका ग्रिफिथ टेलर। पूछेगा आपका क्वेश्चन में, ग्रिफिथ टेलर किस देश के अस्थायी निवासी थे? या पूछ सकता है रुको और जाओ निश्चयवाद के संकल्पदाता ग्रिफिथ टेलर साहब किस देश के अस्थायी व्यक्ति हैं? तो आपका हो जाएगा अमेरिका। 16 नंबर है, कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? देखिए भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, आपका ये नहीं है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? यहाँ बोल रहे हैं ये 4 कथन है, इसमें से कौन सा एक कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं कर रहा है? देखिए द्वैधता पर आश्रित, ये आपका भूगोल पर आधारित नहीं है, भूगोल पर आधारित नहीं है। हालांकि इसका एक क्लास चलेगा जो कि होगा आपका ऑब्जेक्टिव का ही क्लास, परंतु उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में है उसका डिफाइन और प्लस उसका रेगुलेटरी किया जाएगा। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तकनीकी। देखिए प्रकृति और मानव के बीच टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी रहना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। यहाँ वही बोल रहा है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तकनीकी हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? देखिए गृह परिवहन है, कृषि भी है और वस्त्र उद्योग भी है। देखिए परिवहन नहीं है, परिवहन नहीं है मानव की मूल आवश्यकता। देखिए मूल आवश्यकता क्या है? जैसे हो गया रोटी, कपड़ा, मकान, ये हो गया सबसे मूल आवश्यकता कोई भी मानव का। सबसे मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, परिवहन नहीं है मूल आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए आपको मात्रात्मक क्रांति बताए थे। क्या मात्रात्मक क्रांति आपका मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों क्षेत्र से संबंधित है, दोनों भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, किस भाषा परिवार का सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? अब यहाँ डाउट क्वेश्चन है। सबसे अधिक किसका है? भारतीय, यूरोपीय, आर्य। कितना प्रतिशत है?
73% है। आपका बोलिएगा ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती किरात। देखिए चीनी तिब्बती किरात कितना है, 0.85% चीनी तिब्बती किरात है भाषा परिवार जनसंख्या। और सबसे अधिक भारतीय यूरोपीय आर्य 73%। सबसे कम परिवार की जनसंख्या, सबसे किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, भारतीय यूरोपीय आर्य। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, चीनी तिब्बती, या जिसे किरात भी कहा जाता है, उसका है 0.85%। आपका हो जाएगा इधर द्रविड़ 20%। द्रविड़ भाषा परिवार जो है, हालांकि तमिलनाडु और बिहार में, खास करके तमिलनाडु और बिहार में द्रविड़ भाषा परिवार के लोग निवास करते हैं। और यह ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, क्या तमिलनाडु में किस भाषा परिवार सबसे अधिक बोली जाती है, तमिलनाडु में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपका हो जाएगा द्रविड़। और बिहार का भी पूछा जाता है, हालांकि यह क्वेश्चन पूछा गया भी है, क्या बिहार तमिलनाडु का पूछा गया है, क्या तमिलनाडु में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, द्रविड़ होगा, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु में द्रविड़ भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक बोली जाती है। बोली जाती है चारों भाषा, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय यूरोपीय आर्य, चीनी तिब्बती। क्या और यहाँ देखिए बोला तो सब जाता है, परंतु सबसे अधिक बोला जाता है द्रविड़, सबसे अधिक द्रविड़ भाषा बोला जाता है। कितना प्रतिशत, 20% द्रविड़ बोला जाता है, भाषा परिवार की जनसंख्या है 20%। ऑस्ट्रिक है 1.38% ऑस्ट्रिक है, जो कि ऑस्ट्रिक भारत में लगभग 9 के बराबर बोला जाता है। तो इसीलिए आपका पूछा जाएगा किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, चीनी तिब्बती या किरात। चीनी तिब्बती किरात कितना, 0.85%। यहाँ पूछेगा सबसे अधिक किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, भारतीय यूरोपीय आर्य 73%। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए आयन भारतीय यूरोपीय आर्य कितना, 73% है। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। देखिए सामाजिक भूगोल जो कि समाज से संबंधित है, आपको हम बताए थे, क्या व्यवहारिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, अवकाश का भूगोल, और सैन्य भूगोल आपका राजनीतिक भूगोल है, संसाधन भूगोल आपका आर्थिक भूगोल है, और चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल है। हालांकि क्षेत्र और उपक्षेत्र का क्लास नहीं चला है, और ये भी लेने की संभावना आज हो सकता है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है कब, 1950-60 के दशक में, 1950-60 के दशक में। और पूछा जाता है उत्तर आधुनिकतावाद का अध्ययन किस उपागम में रहा है, 1990। आपको याद रखना है उत्तर आधुनिकतावाद का उपागम किस, स्थानिक उत्तर आधुनिकतावाद का उपागम रहा है कब, 1990 का दशक में। 1990 का दशक में उत्तर आधुनिकतावाद और स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है 1950-60 का दशक में। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि आपका क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। सबसे पहला बात है, आप लोग बताइएगा नव निश्चयवाद को और क्या कहा जाता है। एक नाम से रुको और जाओ निश्चयवाद। इसका जनक कौन है, अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर साहब, अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर साहब है, जो कि यह आपका इन्होंने बताया था निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग का अध्ययन को ही नव निश्चयवाद कहा जाता है। और ये था आज का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव जियोग्राफी का। तो यहाँ 25 क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन और डे 3 में लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।